कल हमने जो है लैंग्वेज फीचर्स ऑफ लैंग्वेज देखे थे, लैंग्वेज एक्विजिशन, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, कैसे जो है लैंग्वेज आती है। उसके बाद में लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़े थे, कुछ थीरीज पढ़े थे। उसमें इनबाउंड थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एवरेज थ्योरी थी। उसके बाद में जो है नेटिविस्ट हुई थी, नेटिविस्ट चॉमस्की की जो थ्योरी है। और कौन सी पढ़े थे? नेटिविस्टिक पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरएक्शनिस्ट थ्योरी। इंटरएक्शनिस्ट थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़े थे, इननेट थ्योरी या नेटिविस्ट थ्योरी पढ़े थे। अब पढ़ रहे हैं इंटरएक्शनिस्ट थ्योरी या सोशियो कल्चरल थ्योरी भी इसको हम बोल सकते हैं, बराबर है। SCL, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये थ्योरी दिया था वाइगोस्की ने और ब्रूनर, लेव वाइगोस्की और जॉन ब्रूनर। इनका कहना है कि लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। इन दोनों का कहना है कि लैंग्वेज जो डेवलप होती है वो सोसाइटी में रहने से, समाज में रहने से, लोगों से जो है बातचीत करने से, मिलने जुलने से जो है डेवलप होती रहती है। ZPD क्या होता है? जोन प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ये दोनों का कहना है, किसी एक का नहीं कहना है, ये दोनों का है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, ये दोनों का कहना है। अब ये दोनों के बीच में जो है क्या है कि ये ZPD जो होता है ये लैंग्वेज डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ में क्या करता है? मदद करता है। Language develop first in social context before it appear internal in child। इन दोनों का कहना है, ये इंटरएक्शनिस्ट थेरिस्ट जो है, इनका कहना ये है कि लैंग्वेज जो है सबसे पहले सोसाइटी में डेवलप होती है, उसके बाद में बच्चा जो है अपने अंदर सोचना शुरू करता है। मतलब छोटी उम्र का जो बच्चा होगा वो सोसाइटी में जाकर डायरेक्ट सोचना नहीं शुरू कर देगा, बल्कि वो बातचीत करेगा। बाद में यही बातचीत उसके जो है ख्यालात में अंदर बैठ जाएगी और बाद में फिर जो है वो प्राइवेट स्पीच करेगा, लास्ट में जाकर साइलेंट स्पीच करेगा, जो वाइगोस्की की थ्योरी में हमने पढ़ी। ठीक है, मतलब पहले क्या होगी, थ्योरी जबान जो है बाहर डेवलप होगी, फिर जो है बच्चा अंदर ही अंदर। ठीक है, इसके उलट जो है कहता है क्या, प्याजी, कि पहले जो है सोच डेवलप होगी, उसके बाद बच्चा बोलना शुरू करेगा। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, मदर्स चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, जब जो है माँ अपने बच्चे के साथ में जो है खेलती है, ऊंची जो है लंबी लंबी बीच में जो है बात करती है, वो क्या कहलाता है? मदर। कहाँ गया था मेरा बेटा, इतनी देर से कहाँ खेल रहा था, खाना खाया? नहीं खाया? अच्छा अब खाएगा? मार खाएगा? इस तरह की जो बातें हैं वो क्या कहलाती है?
मतलब जो है बड़े जो बच्चों की टोन में बात करने की कोशिश करते हैं सिखाने के लिए या मोहब्बत को, क्या है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच कहलाती है। लेट किसने दिया था? Tom Chomsky. किसने दिया है? लेस। हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। लेस लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसा लैट तो जो है इननेट एबिलिटी होती है, बच्चा इसके साथ में पैदा होता है लैट के, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम क्या है? यह सोसाइटी से मिलता है। बच्चा जो सोसाइटी में रहता है, लोग या माँ बाप भाई बहन टीचर उस्ताद ये उसकी मदद करते हैं उसको बोलने में, उसको सिखाने में, वो क्या कहलाता है? लैस। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। इंटरएक्शनिस्ट थ्योरी जो है डेव वैगोस्की और ब्रूनर ने दिए। इनके कहने का मतलब है लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज जो डेवलप होती है वो सोशल इंटरेक्शन से होती है, बातचीत से जो है डेवलप होती है। जेडपीडी हेल्प लैंग्वेज ग्रोथ। लैंग्वेज की जो है जेडपीडी क्या करती है? लैंग्वेज को डेवलप करने में मदद करती है ग्रोथ में। लैंग्वेज ऑकर फर्स्ट इन सोशल कॉन्टेक्ट बिफोर इट अपीयर्स इंटरनली इन चाइल्ड। लैंग्वेज जो है सबसे पहले जो है सोसाइटी में डेवलप होती है, बच्चा बाहर बोलना शुरू करता है, उसके बाद में जो है वो दिल में सोचना शुरू करता है। ठीक है, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच को इन्होंने मदर्स का, लेस का इन्होंने कंसेप्ट दिया लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया था? नोम चॉम्स्की। और ये किसने दिया है? इंटरएक्शनिस्ट ने, ब्रूनर। वाइगोस्की ने नहीं, वाइगोस्की ने नहीं, ब्रूनर। दूसरी थ्योरी जो है कॉग्निटिव थ्योरी। वो जो ऊपर का बिल्ले आ गए होंगे ना, हाँ उससे निकाल लो। कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी क्या है? किसने दिया था? ठीक है। जीत पियाजे ने दिया था। इसका क्या कहना था? पहले सोचता है बच्चा दिमाग से, फिर उसको बोलता है। इसमें दिमाग से लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो है वो तुम्हारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो करती है। आमतौर पर बोला जाए तो तुम्हारी जबान तुम्हारा दिमाग कितना डेवलप है ये बताएगा। ठीक है, पियाजे का कहना है, जबकि उसका उससे थोड़ा हटकर कहना है वाइगोस्की का। ठीक है, पियाजे का कहना ये है कि तुम पहले सोचते फिर बोलते। वाइगोस्की कहता है कि तुम बोलते और सोचते साथ में 3 साल के बाद। बराबर है? तो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसने जो है थॉट्स बिफोर लैंग्वेज और या वर्ड्स या सिंबल, ये सब वर्ड जो है लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल। थॉट्स बिफोर लैंग्वेज, वर्ड्स या सिंबल। लैंग्वेज से पहले जो है क्या आती है? सोच आती है, उसके बाद जो है बच्चा बोलना शुरू किया करता है। इसने एक कंसेप्ट दिया था, वो कंसेप्ट का नाम है इगोसेंट्रिक स्पीच। इगोसेंट्रिक स्पीच। प्राइवेट स्पीच किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। क्या कहना है उसका? कि बच्चा जब जो है खुद से बातें करता है अकेले में तो वो प्राइवेट स्पीच बनती है। आगे चलकर वही जो है प्राइवेट स्पीच साइलेंट स्पीच में बदल जाती है जब बच्चा दिल में सोचता है। इगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच जो है तकरीबन सेम है। इगोसेंट्रिक स्पीच में बच्चा जो है अकेले में बात करता है, बाद में यही इगोसेंट्रिक स्पीच जो है उसकी इंटरनल थॉट बन जाती है, इनर स्पीच बन जाती है। इगोसेंट्रिक का कंसेप्ट है 5 स्टेज दिया था। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन किसी चीज को अपने अंदर उतार लेना क्या कहलाता है? इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन कौन से टॉपिक में पढ़े हमने? सोशलाइजेशन में।
इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, इंटरनलाइजेशन। देखो, ये कहता है कि जो बच्चा इगोसेंट्रिक स्पीच कर रहा है वो आगे चलकर क्या करेगा, इंटरनल थॉट जो है उसकी बन जाएगी। यही बात जो है वाइगोस्की भी कहता है। वाइगोस्की कहता है कि बच्चा पहले जो है सोशल स्पीच करता है, फिर प्राइवेट स्पीच करता है, अकेले में बातें करता है, फिर जो है साइलेंट स्पीच करता है। ये कहता है कि बच्चा जो है इगोसेंट्रिक स्पीच करता है, मतलब बच्चा जो है अपने बारे में खुद से बातें करेगा। बाद में यही खुद की बातें जो है उसकी इंटरनल सोच बन जाएगी। ठीक है, इगोसेंट्रिक स्पीच। प्राइवेट स्पीच बिकम इंटरनल थॉट्स। हाँ, इंटरकनेक्टेड, ये दोनों का भी कहना है, वाइगोस्की का भी कहना है कि लैंग्वेज और थॉट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और पियाजे का भी कहना है कि लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग नहीं मानते हैं। हाँ, आगे और पीछे के बारे में दोनों में तफावत है, लेकिन लैंग्वेज और थॉट दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका क्या है, थिंकिंग। बच्चा पहले जो है सोचता है, फिर जो है उसका कंसेप्ट बनता है दिमाग में, फिर उसके बाद में जो है वर्ड्स की अदायगी होती है। जैसे जैसे बच्चे का दिमाग जो है डेवलप होते जाएगा, उसकी जो है जबान भी डेवलप होती जाएगी, पियाजे का कहना है। दो तीन बातें पियाजे ने जो है कॉग्निटिव थ्योरी दिया था। कॉग्निशन जो है लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कॉग्निशन डेवलपमेंट, तुम्हारा दिमाग कितना अच्छा है तुम्हारी दिमाग जबान से पता चलता है। थॉट्स बिफोर लैंग्वेज, वर्ड्स और सिंबल, जबान आने से पहले क्या आते हैं, थॉट आते हैं। इगोसेंट्रिक स्पीच की इसने बात किया था कि बच्चा अकेले में बात करता है। इंटरनलाइजेशन, यही बच्चे की प्राइवेट स्पीच, जो अकेले में बच्चा बात करता है, इगोसेंट्रिक स्पीच, यही आगे चलकर क्या बन जाती है, इंटरनल स्पीच बन जाती है, थॉट बन जाती है। थॉट्स एंड लैंग्वेज इंटरकनेक्टेड, थॉट और लैंग्वेज जो है, सोच और जबान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका कंसेप्ट जो है जबान में समझना है तो पहले सोच आती है, फिर बच्चा जो है वो सोच का एक कंसेप्ट बनाता है, उसके बाद में उसको वर्ड्स में तब्दील करता है। मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को बोला जाए बिल्ली, बच्चे ने सोचा, उसके बाद में बिल्ली का कंसेप्ट उसके जहन में आया, फिर उसने जो है बिल्ली लफ्ज जो है वो कंसेप्ट से जोड़ दिया, उस शक्ल से क्या जोड़ दिया, बिल्ली। समझ में आया? मतलब बच्चे ने सोचा, फिर उसका कंसेप्ट बना, और फिर जाके जो है वर्ड की अदायगी हुई। इसके कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब जो है कंसेप्ट समझ जाता तो उसकी वोकैबुलरी और अच्छे तरीके से बढ़ती है। टोटल फिजिकल TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसको दिया था जेम्स अशर। जेम्स, सबसे पहले जो है इसके डिटेल में हम जाए, पहले जो है समझ लो। इसके कहने का मतलब ये है कि बोलने से पहले बच्चे जो है एक्शन करते हैं। हमारे जो इंग्लिश की किताब में हमने अक्सर देखे एक्शन लिखता है, लिखा हुआ, हाँ, वो हेड शोल्डर, वो क्या है, TPR की एक्शन के। हाँ, लिंकिंग लैंग्वेज विद फिजिकल मूवमेंट्स। मतलब बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे उनको जो है फिजिकल मूवमेंट्स करके पढ़ाएंगे, एक्शन के साथ में पढ़ाएंगे। TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। हाँ, बच्चों को कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए,
बच्चों को कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इनका वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा ये थ्योरी इसमें इफेक्टिव। इसका कहना ये है कि सबसे पहले बच्चे को जो है कॉम्प्रिहेंशन कराओ। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट फॉलोड बाय स्पीच। बच्चे का पहले समझना जरूरी है, उसके बाद में बच्चा क्या करेगा, स्पीच देगा या बोलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर स्टैंड अप, कोई जरूरत नहीं बच्चे को बोलने की, बच्चा खड़े रहेगा। सिट डाउन, मे आई कम इन सर, कीप क्वाइट, कीप साइलेंस इन द क्लास। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ये कमांड है। इसके लिए जो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करें। कीप साइलेंस, बच्चा सुन रहा है। इसमें क्या होता है, टीपीआर में बच्चा पहले सुनता है फिर कॉम्प्रिहेंड करता है, एक्शन। समझ में आया? इस तरह जो है ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो जो है कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट फॉलोड बाय स्पीच, मतलब पहले जो है बच्चा समझेगा फिर जो है वो बोलेगा, तुम्हारे को सुनेगा फिर क्या करेगा, बोलेगा। इसमें क्या होता है, बच्चा पहले जो है लिसन करेगा, लिसनिंग करेगा। प्लस लिसनिंग के बाद क्या है, एक्शन। देखो, लिसनिंग प्लस एक्शन, उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके बाद में क्या आएगी, स्पीच आएगी। ये जो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का जो है क्या है, टीपीआर। कि बच्चे को सबसे पहले जो है तुम इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड देंगे, बच्चे को वोकेबुलरी बढ़ाना है, क्लासरूम में बच्चों की एक्टिविटीज लेना है, इंस्ट्रक्शन डेवलप करना है। इसके लिए बच्चों को टीपीआर का पढ़ाना जरूरी है। लैंग्वेज इसी तरह पढ़ाते हैं टीपीआर के फॉर्म में कि सबसे पहले बच्चे सुनेगा फिर साथ में एक्शन करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक मशहूर नज़म थी सेकंड क्लास की, कौन सी थी, हेड शोल्डर नीज एंड टोस। हेड शोल्डर नीज एंड टोस, तुम इशारों के साथ में बच्चे को बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है और एक्शन कर रहा है। क्या है, लिसनिंग प्लस एक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चे को तुमने समझ में आया हेड, तो बच्चे के दिमाग में बैठ गए, कॉम्प्रिहेंड हो गया। अब बच्चा बोल रहा है, समझ में आया, लिसनिंग प्लस एक्शन, फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर उसके बाद में स्पीच। के प्रिंसिपल्स क्या है इसके, टीपीआर या की आइडिया। ठीक है, इस थ्योरी में सबसे पहले लिसनिंग और फर्स्ट। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना लिखना। फिजिकल बच्चा जब कोई काम खुद से करेगा, एक्शन से करेगा, तो उसकी याददाश्त बढ़ेगी, उसके जो है जहन में जो है कुछ चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी। बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, साथ में एक्शन करता है, बराबर है। सुनेगा फिर क्या करेगा, एक्शन करेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेस फ्री लर्निंग होती है, मतलब बच्चे को जो है हाँ सीख नहीं रहा, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हम खेल रहे हैं। स्ट्रेस फ्री लर्निंग। कमांड्स आर मेन इनपुट, इसमें क्या है, कमांड्स आर मेन इनपुट, मतलब इसमें जो है बच्चों को कमांड दिया जाता है, स्टैंड अप, सिट डाउन, लुक हियर, कम हियर, रीड इट, लिसन इट केयरफुली। किताब में जो है ये जुमले लिखे हुए हैं बाकायदा, इंग्लिश की किताब में ये जुमले लिखे हुए हैं। वो किस वजह से लिखे हुए हैं, जेम्स अशर की थ्योरी टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। बच्चा इसी तरह सीखता है, इसी वजह से जो है ये चीजें इसमें शामिल की गई। इसका और एक कहना है, स्पीच
इमर्जेस नेचुरली, हाँ मतलब बच्चे को जो है ना तुम्हारे को सिखाना नहीं है। स्पीच बच्चा जो है देखेगा, एक्शन करेगा, खुद ब खुद बोलेगा, तुम्हारे को बोलते हुए सुनेगा, बच्चा खुद ब खुद बोलेगा। ये जो है जेम्स अशर का कहना है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। साइलेंट पीरियड इज नॉर्मल, क्या कहता है ये? साइलेंट पीरियड इज नॉर्मल, मतलब जब बच्चे को जबान नहीं आती है तो वो सिर्फ सुनेगा, और वो सुन रहा है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बच्चा पहले सुनता ही है, फिर एक्शन करता है, फिर समझता है, फिर उसके बाद में बोलता है। तो ये जो साइलेंट पीरियड है बच्चे का, इसको गलत नहीं समझना चाहिए हम लोगों को कि बच्चा सुन रहा है, ठीक है, समझ रहा है, एक वक्त के बाद में वो बोलेगा, एक्शन करेगा। तो साइलेंट पीरियड इज नॉर्मल, जेम्स अशर। इसके मुताबिक जो है सबसे पहले जो है इसकी जो है थ्योरी को एक बार समझ लेते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है जेम्स अशर ने दिया। लिंकिंग लैंग्वेज विद फिजिकल मूवमेंट, तुम जो है एक्शन के साथ में कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है? टीपीआर कहलाता है। फॉर कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पिटिशन फर्स्ट फॉलोड बाय स्पीच, बच्चा पहले समझेगा उसके बाद बोलेगा। इसकी जो है स्पीच की इसकी थ्योरी किस तरह काम करती है? बच्चा पहले सुनेगा, साथ में जो है एक्शन करेगा, फिर बच्चा समझेगा और फिर बोलेगा। लिसनिंग प्लस एक्शन, कॉम्प्रिहेंशन देन स्पीच। की प्रिंसिपल क्या है इसकी थ्योरी के? तो लिसनिंग इसके थ्योरी में सबसे पहले आती है। फिजिकल रिस्पॉन्स जो आते हैं इसके बाद में, जो कि मेमोरी को और ज़्यादा जो है बढ़ाते, इजाफा करते हैं। स्ट्रेस फ्री लर्निंग होती है, बच्चे को पता नहीं चलता है कि वो सीख रहा है करके। कमांड जो है आर मेन इनपुट, बच्चों को इसमें कमांड जो दिए जाते हैं यही इस थ्योरी का मेन इनपुट है। जैसे स्टैंड अप, लुक हियर, ओपन योर बुक, रीड इट, राइट इट, डोंट शाउट, कम हियर। इस तरह के जो जुमले हैं, ये कमांड क्या है, बच्चों को सिखाए जाते हैं। स्पीच इमर्जेस नेचुरली, ये कहता है कि बच्चों को फोर्स नहीं करना है बोलने के लिए। वो नेचुरली बच्चा जब सुनेगा तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद वो थ्योरी उसकी जो स्पीच बाहर निकल कर आ जाएगी। साइलेंट पीरियड इज नॉर्मल, बच्चा जब जो कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ सुन रहा है, तो ये नॉर्मल बात है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। बच्चा पहले सुनेगा, बाद में धीरे धीरे जो है उसके मुंह से वो जबान निकलेगी। ये क्या कहलाती है? टीपीआर। टीपीआर का मतलब उसके बाद की थ्योरी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिस पर सवाल आया था। हाँ बराबर है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन का मतलब समझता है, खुद से हासिल होती है। तो वो बोलता है कि दूसरी जबान जो हम सीख रहे हैं उसको भी ऐसे ही सीखना है जैसे जो है हम सीख नहीं रहे, बस सुन रहे हैं। जैसे पहली जबान सीखे वैसी दूसरी जबान सीखो। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी मातृ जबान कौन सी है? उर्दू। तो मराठी तुमने सीखे थे जाकर? मराठी बोलना आती है? हाँ, सुन सुनकर आती है। तुमने बाकायदा क्लास तक आए थे क्या? तो ये जो है सुनकर आती है। तो ये क्या है? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है दिया था स्टीफन क्रेशन ने दिया था। कब दिया था याद करने की जरूरत नहीं है, 1960 में दिया था। स्टीफन क्रेशन ने दिया था सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका क्या कहना है? इसकी जो है थ्योरी में 5 मेन हाइपोथेसिस है। 5 मेन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने कल बताया था, क्या होता है हाइपोथेसिस का मतलब? ऑब्जर्वेशन है, लोगों का तजुर्बा है, लेकिन जो है एकदम फाइनल थॉट ये नहीं है कि ऐसा ही है, एस्टेब्लिश्ड साइंस नहीं। ऐसे क्या है ये? हाँ, ऑब्जर्व सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन SLA ऑफर्स फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। एक्विजिशन इनफॉर्मली होती है, लैंग्वेज लर्निंग फॉर्मली होती है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन फॉर्मली भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। मतलब तुम जो है सुन सुनकर मराठी बोल रहे
तुम्हारी जबान उर्दू है लेकिन तुम सुन रहे और बोल रहे मराठी, ये क्या है? इनफॉर्मल है। बाकायदा क्लास में स्कूल में तुम इंग्लिश मराठी पढ़ रहे और अच्छे तरीके से उसमें निखार आ रहा है, वो भी क्या है? फॉर्मल तरीका हो गया। मतलब जो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। इसके जो है 5 मेन हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन ऐसी लैंग्वेज जो तुम सुनते हैं बगैर एफर्ट्स के, बगैर जो है सोचे समझे कि मुझे जबान सीखना है, सिर्फ सुन सुनकर बाहर के माहौल से सीख कर तुम बोलना शुरू कर देते हो, वो क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। और तुम बाकायदा से जो है जबान को प्रैक्टिस के साथ में क्लास लगाकर फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? लर्निंग। लैंग्वेज मतलब जो है सेकंड लैंग्वेज 2 तरह से हो सकती है, एक्विजिशन भी होता है और तुम इसको सीख भी सकते हैं, ठीक है? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन 2 तरह से होते हैं। इसको क्या बोलता है? वो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस पहला। दूसरा है इनपुट हाइपोथेसिस। दूसरी बात क्या है इसकी? इनपुट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि बच्चे को जो भी मालूमात या तुम इल्म देंगे वो उसकी सलाहियत से एक स्टेप ऊपर होगा। इसको एक फॉर्मूला बोलते हैं I+1। ये ये इसके फॉर्मूला इनपुट हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। I+1 मतलब बच्चा जो जानता है उसकी बस एक स्टेप ऊपर का। इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, हाँ वही, इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है उसको समझे और उसको लगे कि नहीं यार ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। इसी वजह से हमने सवाल थोड़ी टफ डाल देते, सबको लग रहा था कि बस ऐसे ही आता है ना? तो एक स्टेप ऊपर की चाहिए, जितनी सलाहियत है उससे एक स्टेप ऊपर, वो क्या कहलाता है? इनपुट हाइपोथेसिस। स्टीफन क्रेशन कहता है कि बच्चे को जब भी तुम इल्म देंगे, नॉलेज देंगे, पढ़ाएंगे, वो उसकी जो सलाहियत है उसके एक स्टेप ऊपर दो। अगर से कोई बच्चा कम है उसके लिए अलग सिलेबस होगा, तो कोई बच्चा अगर से टैलेंटेड है उसको उसकी एक स्टेप ऊपर देना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है? इनपुट हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस तीसरा क्या है इसका? मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है लर्न नॉलेज एक्ट एज ए मॉनिटर हाइपोथेसिस। जो तुम्हारे पास में तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज है, सीखा हुआ नॉलेज है, वो तुम्हारी जो है गलतियां दुरुस्त करने में तुम्हारी मदद करता है। समझ में आए? जैसे मिसाल के तौर पर मराठी जो है तुमने सुने घर पर और बाकायदा जो है स्कूल में आकर पढ़ रहे, तुम्हें कहा का अरे ये इसका मतलब तो मेरे को मालूम है, ये पूछ रहा है तेरे को समझा क्या? ये तुम्हारा पुराना नॉलेज जो है ये तुम्हारे जो है नॉलेज को शेप कर रहा है। ये क्या है? मॉनिटर हाइपोथेसिस। जो चीज़ तुमने पहले सीखे थे वो तुम्हारे काम में आ रही है, वो क्या कहलाती है? मॉनिटर हाइपोथेसिस। लेकिन मॉनिटर हाइपोथेसिस की एक और खामी भी है, इस पर ज़रूरत से ज़्यादा तुम जो है डिपेंड रहे तो ये तुम्हारे को सीखने में और तुम्हारी फ्लुएंसी को जो है निकलने नहीं दे। समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर तुम पहले से ही अपनी गलतियां दुरुस्त करते जा रहे हैं, तो सिर्फ गलतियों पर ध्यान देंगे तो बोलेंगे कब? तो मॉनिटर हाइपोथेसिस अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस पर जो है इन्हिसार करना और भी ज़्यादा जो है खतरनाक। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। चौथा हाइपोथेसिस क्या है? नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या है? जब जो है हम जबान सीखते हैं तो जबान जो है तरतीब में चलती है। पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगी, फिर रीडिंग होगी और फिर राइटिंग होगी, और ग्रामर पर हम उसके बाद में फोकस देते हैं। बराबर है? तो जो है यही नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है कि जब भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो है लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग कराएंगे बच्चे को, फिर रीडिंग करेंगे और फिर उसके बाद में राइटिंग कराएंगे, और फिर उसके बाद में बच्चे को जो है ग्रामर का एक्सपोजर देंगे कि बच्चा जो है समझे। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एज एक्वायर्ड इन ए प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में रहेगा ग्रामर। ग्रामर कैसा रहेगा?
प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस मतलब जब बच्चा जो है उसके लायक हो रहा है वो हिसाब से उसको नॉलेज दो। वो बच्चा जो है सिर्फ सुन रहा है और तुम उसको ग्रामर पढ़ा रहे, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो जो है सबसे पहला एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा है इनपुट हाइपोथेसिस, बच्चों को जो भी नॉलेज देंगे उसकी सलाहियत से एक स्टेप ऊपर की देंगे। तीसरा हाइपोथेसिस है मॉनिटर हाइपोथेसिस, तुम्हारा जो पुराना नॉलेज है, तुम्हारा जो सीखा हुआ इल्म है वो तुम्हारे को सीखने में मदद करता है, वो मॉनिटर हाइपोथेसिस। चौथा है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इसमें जो है तुम सुनते हैं, बोलते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर राइट करते हैं, मतलब जो है रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जो स्टेप से चल रहे हैं वो स्टेप से चलना नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। और पांचवा हाइपोथेसिस है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, यह हाइपोथेसिस के मुताबिक स्टीफन ग्रेशन का कहने का मतलब यह है कि बच्चा अगर से ज़रूरत से ज़्यादा डरा हुआ रहा तो उसके सीखने पर गलत असर पड़ेगा। बच्चा अगर से खुश और खुर्रम रहा, अच्छे से कॉन्फिडेंस रहा, तो वो जो है कॉन्फिडेंट रहा तो उसके सीखने का और ज़्यादा निखार आएगा। ये है फिल्टर हाइपोथेसिस, मतलब तुम्हारे जज्बात का तुम्हारे जो है सीखने पर असर पड़ता है। फिल्टर हाइपोथेसिस अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस कहलाता है। 5 हाइपोथेसिस है स्टीफन के। कौन कौन से? एक्विजिशन लर्निंग, तुम जो है सेकंड लैंग्वेज जो है एक्वायर भी कर सकते हैं। एक्वायर का मतलब होता है बगैर मेहनत के हासिल हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारी गलती है सवाल में। एक्वायर का मतलब मेहनत से नहीं, बगैर मेहनत के हासिल हो जाना एक्वायर, ठीक है। एक्विजिशन बगैर मेहनत के हासिल होना, और तुम सीख कर भी हासिल कर सकते हैं, फॉर्मली भी सीख सकते हैं, इनफॉर्मल भी सीख सकते हैं, बराबर। दूसरी बात इनपुट हाइपोथेसिस, बच्चे को जो भी तुम मालूमात देंगे सलाहियत होगी उसकी सलाहियत के हिसाब से एक स्टेप ऊपर की देंगे। मॉनिटर हाइपोथेसिस, तुम्हारा सीखा हुआ इल्म या सलाहियत जो है तुम्हारे को और सीखने में मदद करती है, पहले से तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज तुम्हारे को सीखने में मदद करता है, क्या कहलाता है? मॉनिटर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, बच्चे जो है अपने एक तरतीब में सीखेगा, ग्रामर जो है सीक्वेंस में सिखाया जाएगा, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग नेचुरल ऑर्डर में जो है ये होगी। उसके बाद में इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले जो है उसके ज़्यादा जो है डरा हुआ रहा तो सीखेगा नहीं, इमोशन का उसका जो असर होता है उसके सीखने पर, फिल्टर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये जो है हो गया इसका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। स्टेजेस ऑफ एसएलए, स्टेजेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। एसएलए का मतलब मालूम है ना? प्री प्रोडक्शन, सोशल लर्निंग, स्टेज या साइलेंट पीरियड स्टेज। बच्चा सीखने से पहले सबसे पहला प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहते हैं अपने मुंह से जो है अल्फाज की अदायगी, क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा, बोलना। तो बच्चा बोलने से पहले की स्टेज में बच्चे का साइलेंट पीरियड रहता है, वो सुनेगा, जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा कैसा, यही तो उसका नेचुरल ऑर्डर है। उसका चौथा जो है मॉनिटर हाइपोथेसिस जो है तीसरा है, उसमें क्या बोलता है? नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगी, फिर रीडिंग होगी और फिर राइटिंग होगी। तो इसमें बच्चा क्या करता है? पहले साइलेंट रहता है। प्री प्रोडक्शन में बच्चा क्या है? साइलेंट स्टेज कहलाती है ये, या साइलेंट पीरियड है, इसमें बच्चा जो है सिर्फ सुनेगा, बोलेगा कुछ भी नहीं। दूसरा होता है अर्ली प्रोडक्शन, दूसरी क्या होती है? अर्ली प्रोडक्शन। अर्ली प्रोडक्शन में बच्चा जो है छोटे छोटे जुमले बोलना पड़ेगा। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, स्टैंड अप सर, मे आई सिट डाउन सर, इतने जुमले जो छोटे छोटे बोलता है बच्चा, ये क्या है? अर्ली। अर्ली प्रोडक्शन में बच्चे से बहुत सारी गलतियाँ हो, बहुत सारी, वो गलतियों को हमारे को जो है वक्त वक्त पर ठीक करना है और ज़रूरत से ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि गलतियाँ भी जो है क्या है? लर्निंग का हिस्सा है। तो अर्ली प्रोडक्शन में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है? स्पीच इमर्जेंस। अब यहाँ पर जो है बच्चे की जो है ना बोलने की सलाहियत जो है फूट रही है। अब बच्चा जो है बोलना शुरू करता है, जुमले बोलता है, यहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ होगी, ग्रामर की गलतियाँ होगी, सीखने में प्रॉब्लम आएगी, बच्चा समझेगा, बहुत सारी गलतियाँ करेगा। इमरजेंस ऑफ
इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। इंटरमीडिएट फ्लुएंसी की उसके बाद की स्टेज क्या आती है? इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। स्पीच इमरजेंस हो गई, बच्चा बोल रहा है, गलतियां कर रहा है, अब उसके बाद है इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। बच्चा यहाँ पर बोलेगा, गलतियां धीरे धीरे कम होना शुरू होगी, उसके बोलने में गलतियां क्या होगी? अब कम होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसकी कम होगी, बच्चा बोलेगा, अच्छे तरीके से बोलेगा। उसके बाद होती है एडवांस फ्लुएंसी। इस स्टेज में आकर बच्चा ऐसी जबान बोलेगा, वो ऐसा लगेगा कि वो नेटिव स्पीकर क्या है? नेटिव स्पीकर है। मराठी ऐसी बोल रहा है कि मराठी वाला नहीं समझ पा रहा है कि ये जो है मराठी साइडर है या नहीं। ये क्या एडवांस फ्लुएंसी। अब इसकी गलतियां नहीं के बराबर होगी, नेटिव स्पीकर की तरह जबान बोलता है। सबसे पहला है प्री प्रोडक्शन स्टेज या साइलेंट पीरियड स्टेज। इसमें बच्चा सिर्फ सुनेगा, बोलेगा कुछ नहीं। अर्ली प्रोडक्शन, इसमें बच्चे जो है छोटे छोटे जुमले बोलेगा, गलतियां बहुत होगी। फिर उसके बाद में इमरजेंस ऑफ स्पीच, बच्चा जो है बोलेगा, गलतियां होगी। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट स्टेज, यहाँ पर जो है बच्चा बोलेगा और बड़े बड़े जुमले बोलेगा, गलतियां धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। एडवांस फ्लुएंसी, बच्चे की गलतियां तकरीबन नहीं के बराबर होगी, नेटिव स्पीकर की तरह जबान बोलेगा। ये क्या कहलाएगा? एडवांस फ्लुएंसी स्टेज। ये जो है SCL, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो है स्टेजेस है। कितनी स्टेजेस है? 5 स्टेज। उसके बाद है बेंजामिन एडवर्ड सेपिर। इसका क्या कहना है? शेप थॉट्स। बेंजामिन एडवर्ड है वो? एडवर्ड। एडवर्ड तुम्हारी लैंग्वेज क्या हुआ? सेपिर, एडवर्ड सेपिर। इसका बेंजामिन सेपिर भी बोलते हैं, एडवर्ड सेपिर भी बोलते हैं। हालांकि ओरिजिनल नाम जो है ना उसका, वो एडवर्ड सेपिर है, लेकिन कुछ जगह पर बेंजामिन सेपिर भी आता है। इस वजह से हमने उसको ऑब्लिक मार के लिख दिए कि जो में दोनों में से जो भी आए कंफ्यूज ना हो। हाँ, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ड सेपिर या फिर जो है बेंजामिन एडवर्ड सेपिर। लैंग्वेज शेप्स थॉट्स, इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जबान जो है तुम्हारी सोच को जो है इन्फ्लुएंस करती है, शेप देती है, समझाती है तुम्हें चीजों के बारे में। लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटरकनेक्टेड। लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटरकनेक्टेड। इसका मतलब क्या हो रहा है? जबान जो है तुम कल्चर में रहकर सीखते हैं, जो कल्चर के रहते हैं, जो जबान सीख रहे हैं उस कल्चर की उसमें जो है झलक दिखाई देती है, उस कल्चर की उसमें झलक दिखाई देती है। तुम सलाम की जगह आदाब कर रहे हो, उर्दू का दिख रहा है। तुम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, उस जबान के उस कल्चर की जो है उसमें झलक दिखाई देगी उस जबान में। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहते हैं जो जबान में तुम रह रहे हैं, जो कल्चर है वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो है तहजीब का, वहाँ के तमद्दुन का, वहाँ के कल्चर का, उसमें असर, उसमें झलक दिखाई देना क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। उसका वहाँ का कल्चर की जो है झलक दिखाई दे रही है, वहाँ की चीज़ें जो है उसमें असर हो रही है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस स्पीकर कॉग्निशन एंड वर्ल्ड व्यू। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस स्पीकर्स कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब उसका दिमाग, उसकी सोच, एंड वर्ल्ड व्यू। सेपिर का कहना है कि जो लोग वहां पर रहते हैं, जो जबान बोलने वाला शख्स है, उस जबान का उसके दिमाग पर और उसके दुनिया देखने के नजरिए पर असर पड़ता है। जबान में जितना डेवलप होगा दुनिया देखने का नजरिया उसका उतना बदलेगा। जैसे अल्लामा इकबाल जब तक जो उर्दू सीखते थे एक अलग चीज़, जैसे ही जो अरनॉल्ड के पास में गए, प्रोफेसर मिला, दुनिया देखने का नजरिया बदल गया। अल्लामा इकबाल का सबसे बड़ा जो है उस्ताद कौन है? अरनॉल्ड, अंग्रेज है।
वो उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है इनके अंदर भरा कि इनको इनका जो है दुनिया देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया। तब जाकर अल्लामा इकबाल आज का अल्लामा इकबाल है। समझ में आया? तो तुम जो ज़बान बोलते हैं उसका स्पीकर पर जो है दिमाग पर असर पड़ता है और उसके दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है। लैंग्वेज, कल्चर, थॉट आर इनसिपरेबल। इसके मुताबिक लैंग्वेज, कल्चर और थॉट एक दूसरे से जुड़े हुए तो है, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ये तीनों साथ साथ नहीं चलते, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। अब इसके बाद में जो है सैफिर वुल्फ हाइपोथेसिस, इसी के सैफिर के काम को आगे जो है वुल्फ ने बढ़ाया, उसको जो है सैफिर वुल्फ हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके जो इसमें सिर्फ दो कंसेप्ट है। सबसे पहला लिंग्विस्टिक डिटरमिनेशन, दूसरा है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी जो हमने अभी पढ़ा। लिंग्विस्टिक डिटरमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो ज़बान तुम जो देख रहे हैं उस तरह उस ज़बान का जो है तुम्हारे पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जिस ज़बान में किसी लफ्ज़ के लिए जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे वो ज़बान जो है वो चीज़ को उतने बेहतर, वो शख्स वो कल्चर उस ज़बान को उतने बेहतर तरीके से समझेगा। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में जो है शेर के लिए 2-3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, शेर, शेर बबर। हमारी जो है सोच यहाँ तक ही मौजूद है, लेकिन अरबी में अगर से जाएंगे तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हैदर, असद, अब्बास, हमजा, गजनफर, है ना। इस तरह के अलग अलग जितने वर्ड हैं ये अलग अलग पोजीशन को बताते हैं। तो वो जो है शेर की सलाहियत को उतने एतबार से समझेगा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ज़बान का वोकैबुलरी जितना ज़्यादा होगा, लोग उस ज़बान को बोलने वाले लोगों का दिमाग भी उतना तेज़ होगा, उतना हाइपर होगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो दुनिया को समझ सकते हैं। ये क्या है? लैंग्वेज डिटरमिनेशन, लिंग्विस्टिक डिटरमिनेशन। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, जो ज़बान तुम बोल रहे हैं वहाँ के चीज़ों का असर उसमें दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ठीक है, इस दोनों को मिलकर बनता है सैफिर वुल्फ हाइपोथेसिस। और अपनी जो है लास्ट थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जेम्स ब्रूनर की। और लैंग्वेज में इसके बाद थ्योरी खत्म। जेम्स ब्रूनर, इसकी थ्योरी को अपने लास्ट में इस वजह से रखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है हर साल 2 से 3 सवाल आते हैं। ब्रूनर, ब्रूनर क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। इसकी खासियत क्या है? इसने अपना पूरा काम फोकस किया कि बच्चे किस तरह जो है सीखते हैं और अपने नॉलेज को किस तरह जो है हासिल करते हैं। ब्रूनर का कहना है। ब्रूनर की थ्योरी की आइडिया क्या है? लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। इसका कहना यह है कि बच्चों को जब भी सिखाया जाएगा, बच्चे एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए सीखने में।
जब तक बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक बच्चे नहीं सीख सकते। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। ब्रूनर, वाइगोस्की और पियाजे, 3 लोगों के नाम इसमें आते हैं कॉग्निटिव थ्योरी में, कंस्ट्रक्टिविस्ट में। कौन कौन? ब्रूनर, पियाजे और वाइगोस्की। बच्चों को जब भी सिखाना है एक्टिव प्रोसेस के जरिए से सिखाना है। इसका दूसरी चीज है इसकी मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको जो है स्टेजेस भी कह सकते हैं। इस पर सवाल आया था, मोड्स ऑफ क्या बोले? एक सेकंड, लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी जो है दूसरी चीज। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये स्टेजेस, बच्चे को जब भी सिखाया जाएगा किस तरह सिखाया जाएगा। इस पर जो है लास्ट टाइम सवाल था 2024 के दिसंबर में शायद, हाँ दिसंबर के इसमें क्या सवाल था? सबसे पहला है इनएक्टिव तरीके से, पहली स्टेप क्या रहेगी उसकी? इनएक्टिव, इसको कहते हैं एक्शन बेस्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्शन बेस्ड। ये जो है 0 से 1 साल के बच्चे को, ये 0 से 1 स्टेज होती है। बच्चा जब सीखता है इनएक्टिव तरीके से, एक्शन बेस्ड होता है, मतलब बच्चा जो भी काम करेगा वो एक्शन करेगा। दूसरी स्टेज होती है उसकी आइकॉनिक, इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड होती है, ये 1 से लेकर 6 साल की एज होती है। तीसरी होती है सिंबॉलिक। तीसरी क्या होती है? सिंबॉलिक, लैंग्वेज बेस्ड। ये होती है 7+ आगे जितने। अब इस पर सवाल क्या आया था पता है? इसने वर्ड दिया था एक्शन प्लस इमेज प्लस सिंबल, और इसकी तरतीब को बिगाड़ दिया। ठीक है, ये स्टेज को क्या किया था उसने? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर सवाल पूछा था, एक्शन इमेज और सिंबल बोलकर इसकी तरतीब को बिगाड़ दिया। तो इसका वजह इस पर सवाल है, कल अगर जब पेपर लाएंगे तो उसको जो है डिटेल में समझेंगे। ये होती है इसकी चीज। ये होगी दूसरी। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कितने हैं? 3 है। इनएक्टिव होती है, बच्चा जो है एक्शन करके सीखता है। सबसे पहले क्या करता है? बच्चा एक्शन करता है, फिर उसके दिमाग में इमेज बनती है, और फिर उसके बाद जो है बच्चा बोलना शुरू करता है। सिंबल का मतलब, सिंबॉलिक का मतलब समझ आया ना? लैंग्वेज। सिंबल मतलब लैंग्वेज। तो बच्चा जो है क्या करता है, और एक वर्ड इस्तेमाल होता है इसमें, कोड भी बोलते हैं इसको। लैंग्वेज को जो है, लैंग्वेज पेडागोजी में कोड भी बोलते हैं। हाँ, वर्ड भी बोल सकते हैं, थॉट भी बोल सकते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज, पहले जो है बच्चा जो एक्शन करता है, फिर उसके दिमाग में इमेज बनती है, और इमेज बनने के बाद बच्चा जो है वो इमेज से वो वर्ड जोड़ता है, फिर जो है बोलना शुरू करता है। तीसरा इसने जो है, ये हो गए 2, और तीसरा इसने कंसेप्ट दिया था इसका फोल्डिंग। तो वाइगोस्की के अलावा इसको फोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया। इसके कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जब भी जो है तुम जबान सिखाएंगे, उसके साथ में इसको फोल्डिंग कराना चाहिए। बच्चे को केयर टेकर, पीयर वर्क, टीचर सपोर्ट, इस तरह की चीजें मिलना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से जबान सीख सके। तो उसको क्या कहा है इसने? इसका फोल्डिंग। इसके अलावा इसने जो है एक और चीज का कंसेप्ट दिया था, वो है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट क्या है इसका?
स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट से मुराद इसका ये है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे तौर पर नहीं सीख पाते, तो बच्चों को पहले इंट्रोडक्शन दिया जाए, फिर उसके बाद में आने वाले स्टेजेस में और उसको दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आज इसी चीज़ पर हमारा सिलेबस काम करता है, इसी चीज़ पर हमारा जो है किताबें बनी हुई है, स्पाइरल करिकुलम। जैसे आज जो है बच्चे को बताया जाएगा धात और अधात, फिर थोड़े दिनों के बाद में धात और अधात का बड़ा चैप्टर आएगा, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में वो चीज़ें पूरी डिटेल में होगी। तो ये बोलता है कि वो कंसेप्ट को रिविजिट करो, क्योंकि जब तुम रिविजिट करते हैं तो बच्चे को और बेहतर तरीके से समझ में आता है। वो क्या कहलाता है, स्पाइरल करिकुलम। और इसने एक और कंसेप्ट दिया था, उसको बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग मतलब बच्चे भी जो भी काम करेंगे वो खुद से करेंगे, खोज करेंगे, सीखेंगे। तो डिस्कवरी लर्निंग का भी कंसेप्ट किसने दिया है, ब्रूनर ने दिया है। तो आज जो है इसकी चीज़ों को जो है गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी लैंग्वेज की इतनी है, इसके अलावा थ्योरी नहीं आती है। इसके मतलब तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा।